हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप आरएसएटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास जिसके अंदर आपका संपूर्ण सिलेबस होगा। और संपूर्ण सिलेबस को मैंने जैसे आपकी बुक में है ना, वैसे मैंने आपको बनाया है। और यहाँ पे जा करके आप मतलब पूरे क्वेश्चन आप सही करेंगे, ठीक है। मतलब आपका खंड एक में मैं बता रहा हूँ आपको कंप्यूटर का परिचय और ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही पूरे 35% इस क्लास के अंदर और 35 एक तरीके से मान लो पूरे अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है ना, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है और इसका प्राथमिक कार्य क्या है। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है और इसका प्राथमिक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन आउटपुट डिवाइस डेटा दिखाना, इनपुट डिवाइस पॉइंट और क्लिक करना, स्टोरेज डिवाइस डेटा सेव करना, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम रन करना। दोस्तों, माउस का आप क्या यूज करते हैं, तो माउस एक होता है इनपुट डिवाइस, ये पता होना चाहिए आपको। पॉइंट और क्लिक करना इसका काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस को समझ में आ गया कि माउस किस प्रकार की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है, पॉइंट और क्लिक करना होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन सभी का सही होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी वोलेटाइल होती है जिसका अर्थ है बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है। तो रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है। दोस्तों, जिसका डेटा नष्ट हो जाता है बिजली जाने पर, तो वो होती है दोस्तों रैम। कौन सी होती है भाई, रैम मेमोरी होती है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये ऐसी मेमोरी होती है दोस्तों, अगर बिजली गई तो डेटा इसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। और ये अस्थायी होती है, यानी कि वोलेटाइल होती है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न सामने है स्क्रीन पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 10 या लिनक्स की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। विंडोज सिस्टम जैसे कि विंडोज 10 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, विंडोज 10 और लिनक्स की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। विशिष्ट दस्तावेज टाइप करना, केवल इंटरनेट चलाना, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और एप्लीकेशन चलाने के लिए मंच प्रदान करना, या कंप्यूटर को वायरस से बचाना। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 10 या लिनक्स की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। विशिष्ट दस्तावेज टाइप करना, केवल इंटरनेट चलाना, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और एप्लीकेशन चलाने के लिए मंच प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पे यह होगा सी ऑप्शन, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और एप्लीकेशन चलाने के लिए मंच प्रदान करना। सी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस का सही सी ऑप्शन है भाई इसमें। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे का सी ऑप्शन होगा हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और एप्लीकेशन चलाने के लिए मंच प्रदान करना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, 1 टेराबाइट टीबी में कितने गीगाबाइट होते हैं, मतलब जीबी होते हैं। 1000 जीबी, 1024 जीबी, 512 जीबी या 2048 जीबी। दोस्तों, 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 1024 जीबी होते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। 1 टेराबाइट में कितने होते हैं भाई, 1024 जीबी होते हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग डिवाइस कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग डिवाइस कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या है भाई, यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, या फिर एक तरीके से अंडर सीरियल बस। यहाँ पे आ रहा है यूनिवर्सल सिस्टम बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा भाई सही जवाब, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो सीरियल बस आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे छठा, निम्न में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एमएस एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम या लिनक्स। किसका दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो एक्सेल तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एडोब फोटोशॉप भी है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, ठीक है। गूगल क्रोम भी क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन ही होता है एक तरीके से। लेकिन लिनक्स क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा सही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। लेकिन सातवां मैंने जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आपके इंटरनेट और वेब सेवाओं से दिया है, ठीक है। आपका टॉपिक है इंटरनेट वाला,
तो वहाँ से मैंने टॉपिक बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उपयोग प्राप्तकर्ताओं को छुपाने के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, क्या होता है जिसका उपयोग प्राप्तकर्ताओं को छुपाने के लिए होता है? बैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बाइंड कार्बन कॉपी, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या बेसिक कार्बन कॉपी। तो दोस्तों बाइंड नहीं होता है, ब्लाइंड होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपका 7वें में सी ऑप्शन कर दिया होगा आपने। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ईमेल में एक और होता है दोस्तों, एक तो बीसीसी होता है, एक सीसी होता है। इसका भी आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, कार्बन कॉपी। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है एक बार, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP का, SMTP का, FTP का, या TCP का? बताइए दोस्तों किसका किया जाता है? तो इंटरनेट पर फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर ट्रांसफर करना होता है आपको, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? इसका करेंगे FTP का, FTP का, ठीक है। इसका प्रयोग क्या करेंगे दोस्तों? फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। क्लियर तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई पूछे यूआरएल का पूरा नाम क्या है भाई, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, का उपयोग वेब ब्राउजर में किस लिए किया जाता है? इंटरनेट की गति मापने के लिए, वेब पेज का पता या लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए, या ईमेल भेजने के लिए? बताइए दोस्तों किस लिए किया जाता है? यहाँ पे किस लिए किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है वेब पेज का पता लगाने या लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 9वीं में आपने बी टिक कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्च इंजन जैसे गूगल और बिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? वेबसाइटों को होस्ट करना, इंटरनेट पर जानकारी खोजना और अनुक्रमित करना, डिजिटल भुगतान स्वीकार करना, या सोशल मीडिया पोस्ट करना? दोस्तों यहाँ पे होगा इंटरनेट पर जानकारी खोजना, इंटरनेट पर जानकारी खोजना और अनुक्रमित करना, मतलब बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो 10% पूरे हो चुके हैं भाई, और 10 में से आपके कितने सही हो चुके हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? कंप्यूटर को भौतिक रूप से छूना, स्थायी हार्ड डिस्क पर डेटा संग्रहित करना, दोनों ही नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर स्टोरेज और एप्लीकेशन जैसी कंप्यूटिंग सेवाओं तक पहुंच। तो ये सही है दोस्तों, सी ऑप्शन, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर स्टोरेज और एप्लीकेशन जैसी कंप्यूटिंग सेवाओं तक पहुंच, ठीक है। केवल मोबाइल फोन का उपयोग करना, डी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आएगा भाई यहाँ पे, इंटरनेट के माध्यम से स्टोरेज और एप्लीकेशन जैसी कंप्यूटिंग सेवाओं तक पहुंच, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन लिया है मैंने दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खंड 3 है ना, मतलब यहाँ से अब ये चलेगा आगे 2-4 जो भी पर्सन होंगे आपके, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी आपके एग्जाम में आता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के क्वेश्चन। तो एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? ठीक है, फाउंड शैलियाँ हैं, पेज ओरिएंटेशन है, फाइल पेपर साइज है, या प्रिंटर सेटिंग है? तो दोस्तों यहाँ पे जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ना भाई, एक तरीके से हम पेज ओरिएंटेशन मानेंगे हम। पेज ओरिएंटेशन आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट की बात की जाए तो ऐसे खड़ा पन्ना रहता है ऐसे, ठीक है, और लैंडस्केप की बात की जाए तो ऐसे आड़ा पन्ना रहता है, ठीक है। इसे हम वर्टिकल शेप में मान सकते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल शेप में मानेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है, क्लियर। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है भाई एमएस वर्ड में? पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस एक्सेल में डेटा को आरोही यानी कि असेंडिंग और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? फिल्टर, फॉर्मूला, सॉर्ट, या पिवोट टेबल? एमएस एक्सेल में डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? फिल्टर, फॉर्मूला, सॉर्ट, या पिवोट टेबल? दोस्तों एमएस एक्सेल में जो आरोही अवरोही करेंगे वो करेंगे दोस्तों सॉर्ट से। खैर एमएस वर्ड में भी सॉर्ट से ही करते हैं,
तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, शॉर्ट आएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। MS वर्ड में भी इसी से करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा भाई। कंट्रोल S का, कंट्रोल N का, कंट्रोल M या कंट्रोल P। तो एक नई स्लाइड अगर आपको जोड़नी है, एक नई स्लाइड आपको अगर जोड़नी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल M का उपयोग करेंगे दोस्तों। किसका करेंगे, कंट्रोल M का करेंगे। तो ये तो नई स्लाइड हो गई। मान लेते हैं कि एक डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, ये भी सवाल आ जाता है, डुप्लीकेट स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करनी है, ये सवाल भी आ चुका है पहले। डुप्लीकेट स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करनी है, क्या करनी है दोस्तों, इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ में डी का। किसका दोस्तों, कंट्रोल के साथ में डी का प्रयोग करेंगे MS पावर पॉइंट के अंदर। अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ में किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, डी का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल S होता है दोस्तों सेव करने के लिए, जो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं आराम से। कंट्रोल N होता है न्यू फाइल के लिए, ओके। और कंट्रोल P होता है दोस्तों प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा कि MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के बाद उसे कहीं और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के बाद उसे कहीं और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल V का, कंट्रोल C का, कंट्रोल X या कंट्रोल Z। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के बाद उसे कहीं और पेस्ट करना है आपको, तो किसका उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों कट करने के बाद में अगर कहीं और जगह पेस्ट करना है तो उसको हम कंट्रोल V करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, कंट्रोल V किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी किया जाएगा, कंट्रोल X से कट किया जाएगा और कंट्रोल Z से अंडू किया जाएगा मैटर को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और 15 में से आपके कितने एकदम सही क्वेश्चन हुए हैं जल्दी से बताइएगा मुझे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है MS एक्सेल में सम फंक्शन का उद्देश्य क्या है, या क्या उद्देश्य है। सम क्या करता है भाई, सम का सीधा सा मतलब है जोड़ने का, मतलब ये जोड़ता है दो वैल्यूज को, जोड़ने का काम करता है। तो दो संख्याओं की तुलना करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है तुलना। चयनित सेल की संख्या गिनता है, तो भाई संख्या तो कौन गिनता है, काउंट का फॉर्मूला गिनता है, सम का नहीं गिनता, काउंट का गिनता है भाई, ठीक है। तो औसत निकालता है, औसत निकालता है दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला AVERAGE, एवरेज का फंक्शन निकालता है। तो चयनित सेलों के वैल्यूज का योग करता है। तो ये सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट। योग करना मतलब सम करना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ 16वां प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। जोड़ना, योग करना, कुल करना एक ही बात होती है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के बीच, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बीच में रोकने का या समाप्त करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी प्रेस की जाती है। सवाल पूछ रहा है, मान लो आप स्लाइड शो चला रखा है, अगर आप उसको बीच में रोकना चाहते हैं तो कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे आप। देखो F5 कुंजी तो हम चलाने के लिए करते हैं, रोकने के लिए नहीं करते। ये तो क्या करते हैं, चलाने के लिए करते हैं, स्लाइड शो को चलाने के लिए उपयोग की जाती है F5 तो, ठीक है। तो यहाँ पे किया जाएगा दोस्तों एस्केप का। ये क्या करती है दोस्तों, स्टॉप करती है या रोकती है, स्टॉप या रोकना बोल सकते हैं, ठीक है, इसको स्लाइड शो को। तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 18वां, जो लिया है डिजिटल सेवाएं और राजस्थान सरकार की योजनाओं से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 17 तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। भामाशाह कार्ड को अब किस नाम से जाना जाता है, आधार कार्ड से, जन आधार कार्ड से, राशन कार्ड से या पैन कार्ड से। मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सब भी दे देंगे, मतलब 99% लोग तो आराम से इसका आंसर सही दे देंगे। तो क्या आप उन 99% लोगों में से हो या नहीं हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि क्या आप इसका जवाब दे पाओगे। भामाशाह कार्ड को अब किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भामाशाह कार्ड को अब जानते हैं जन आधार कार्ड से। किससे दोस्तों, जन आधार कार्ड से जानते हैं, ठीक है। कई बार सवाल आ जाता है कि जन आधार में कितने अंक होते हैं, कितने अंकों की पहचान होती है। तो ये होती है दोस्तों 10 अंकों की। कितने अंकों की दोस्तों, 10 अंकों की होती है। ठीक वैसे पैन कार्ड में भी कितने अंक होते हैं दोस्तों, 10 अंक होते हैं।
अब इसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक क्यों बोलते हैं भाई इसको? क्योंकि कुछ यहाँ पे लेटर से संबंधित होता है एक तरीके से, ठीक है ये, और कुछ यहाँ पे नंबर्स होते हैं। तो पैन कार्ड में कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं ये भी सवाल में आ सकता है, या कितने अंक होते हैं ये भी लिखा सकता है, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब कुछ अल्फाबेट कुछ नंबर्स, ठीक है। और आधार कार्ड में कितने होते हैं भाई? आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 19वां। 19वां है दोस्तों, ई मित्रा पोर्टल राजस्थान सरकार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ई मित्रा क्या है? ई मित्रा पोर्टल राजस्थान सरकार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी जैसे बिल भुगतान, प्रमाण पत्र आवेदन, या निजी कंपनियों के लिए उत्पाद बेचना, या सोशल नेटवर्किंग। दोस्तों यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग नहीं होगा, ना ही यहाँ पे निजी कंपनियों को उत्पाद बेचना होगा, ना ही ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं होगा। यहाँ पे होगा दोस्तों सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी जैसे बिल भुगतान, प्रमाण पत्र आवेदन। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 20वां। पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है भाई? परमानेंट अकाउंट नंबर वित्तीय लेन देन के लिए, पर्सनल अकाउंट नंबर पहचान के लिए, प्राइमरी अकाउंट नंबर बैंक खाते के लिए, या उपरोक्त में से कुछ नहीं, कोई नहीं। दोस्तों पैन कार्ड का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो देखिए पर्सनल अकाउंट नंबर तो होता ही नहीं है, ना प्राइमरी अकाउंट नंबर होता है, तो यहाँ पे आएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, वित्तीय लेन देन के लिए होता है ये, ठीक है। क्लियर है तक का? अब सवाल आएगा न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, न्यू पैन कार्ड अप्लाई APPLY अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म एक तरीके से भरा जाता है? तो 49A मतलब 49A का फॉर्म आप फिल करोगे, ठीक है, अगर आपको पैन कार्ड ऑनलाइन करना है तो, ठीक है। और पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं भाई? 10 होते हैं, बताया था मैंने अभी आपको। तो उम्मीद करता हूँ 20वां आपको समझ में आ गया होगा। और पैन कार्ड का पूरा नाम याद रख लेना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। किस काम आता है? वित्तीय लेन देन के लिए काम आता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 20 में से आपके कितने सवाल ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं बिना तुक्का दिए, ठीक है। अब चलते हैं आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग नागरिक किस लिए करते हैं? बिजली बिल जमा करने के लिए, सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें और समस्याएं दर्ज करने के लिए, कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए, या ऑनलाइन परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? किस लिए करते हैं भाई? राजस्थान में संपर्क पोर्टल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे उपयोग होगा सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें और समस्याएं दर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। और शिकायत नंबर जो होते हैं भाई किस नंबर पे करेंगे अपन? 181 पे शिकायत की जाती है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन है, UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड में कितनी संख्याएं डिजिट्स होती हैं? 10, 16, 12 या 8? जल्दी से बताइएगा कितनी होती हैं। और ये क्वेश्चन मैं देता हूं दोस्तों आपको HW मतलब होमवर्क के लिए। क्यों? अभी ऐसा नहीं मैंने बताया नहीं, इसी क्लास में मैंने जिक्र किया था कि आधार कार्ड में कितनी संख्याएं होती हैं या कितनी डिजिट्स होती हैं, कितने अंक होते हैं, मैंने बताया था आपको इसी क्लास के अंदर। अगर आपने ध्यान से देखी हो क्लास तो आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। कितनी होती है भाई आधार कार्ड में? आप सभी के पास आधार कार्ड होगा तो आपको पता होगा इस चीज़ का कि UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड में कितनी संख्याएं होती है। अब सवाल यहाँ पे ये भी बनता है दोस्तों कि आधार कार्ड को जारी कौन करता है भाई? आधार कार्ड को जारी करती है UIDAI। कौन करती है दोस्तों? UIDAI करती है आधार कार्ड को जारी, ठीक है। तो कितने अंक होते हैं जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 22वें का तो आंसर आप दोगे भाई। 23वां क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताता हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन लिए मैंने डिजिटल सुरक्षा से और सामान्य ज्ञान एक तरीके से खंड 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कंप्यूटर वायरस क्या है? एक उपयोगी सॉफ्टवेयर नहीं होता उपयोगी तो भाई। एक हार्डवेयर घटक बिल्कुल भी नहीं होता। हार्डवेयर तो वो होता है जिससे हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं। क्या वायरस को छू सकते हो क्या आप? नहीं। एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। सी ऑप्शन इज राइट।
तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी। वायरस क्या होता है? एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम या मेलिशियस प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? बताइए दोस्तों, फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? कंप्यूटर को शारीरिक रूप से चुराना, नकली ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल प्राप्त करने का प्रयास, वैध सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या नेटवर्क की गति बढ़ाना। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा मुझे, क्या जवाब देना चाहेंगे आप इसमें? दोस्तों फिशिंग अटैक जो होता है ना, उसमें क्या किया जाता है कि एक नकली ईमेल आती है आपके पास में या वेबसाइट के माध्यम से आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल आदि प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, आपको धोखा धोखा दे करके। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो 24 में से आपके कितने पर्सन ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करो अगर आपको समझ में आ रही है तो, ठीक है। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है। ओके, कर लीजिए भाई, उसमें क्या जा रहा है आपका। अब चलते हैं दोस्तों आज क्या 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां है फायरवेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फायरवेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? आग से बचाना, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, अनाधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकना और सुरक्षा प्रदान करना, डेटा बैकअप लेना। क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा मुझे, फायरवेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों फायरवेल का प्राथमिक उद्देश्य जो है अनाधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकना। क्या है दोस्तों? अनाधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकना और सुरक्षा प्रदान करना होता है। सी ऑप्शन इज राइट। अनाधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकना और सुरक्षा प्रदान करना किसका काम है भाई? फायरवेल का काम है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां है SSL का पूर्ण रूप क्या है जो सुरक्षित वेबसाइटों में यानी कि HTTPS में उपयोग होता है? क्या है भाई? SSL का पूर्ण रूप क्या है? सवाल आ सकता है यहाँ से। जो सुरक्षित वेबसाइटों मतलब HTTPS में उपयोग होता है। सिंपल सेशन लेयर, सुपर सिस्टम लिंक, सिक्योर सिस्टम लॉगिन या सिक्योर सॉकेट लेयर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। तो 26वें में डी ऑप्शन आएगा भाई, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें क्वेश्चन की ओर। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दस्तावेज को सुंदर बनाने के लिए, दस्तावेज को प्रमाणिक ऑथेंटिकी और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, दस्तावेज का प्रिंट आउट लेने के लिए या दस्तावेज को कॉपी करने के लिए। बताइए दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल दस्तावेज का जो मतलब हस्ताक्षर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दस्तावेज की प्रमाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है भाई, ध्यान से देखिएगा आपका। इनपुट आउटपुट और नवीनतम रुझान से है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लो इसको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या स्पीकर? बताइए। देखिए मॉनिटर तो क्या करता है, आपको दृश्य रूप में डेटा दिखाता है, दृश्य रूप में मतलब आपको दिखाता है जैसे कि मान लो कोई सामने चित्र दिखा रखा है ना, आप देखते हो उस पर, है ना, एक LED रूप में आप क्या देखते हैं वो करता है। प्रोजेक्टर क्या करता है भाई? प्रोजेक्टर आपको दीवार, है ना, या स्क्रीन पर, दीवार या स्क्रीन पर चित्र दिखाता है ना, या मूवी दिखाता है, वीडियो दिखाता है, जो भी है। और प्रिंटर क्या करता है भाई? जो डिजिटल डेटा होता है ना, डिजिटल, ओके, डिजिटल बोलते हैं एक तरीके से आप, डिजिटल, है ना, या बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। कौन बदलता है? प्रिंटर बदलता है। और स्पीकर क्या करता है? आपको ध्वनि आउटपुट करता है। क्या करता है दोस्तों? ध्वनि सुनाता है या ध्वनि आउटपुट करता है। आवाज़ सुनते हो ना आप, स्पीकर में सुनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्रिंटर। क्या आएगा दोस्तों? प्रिंटर आएगा, क्योंकि प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 29वां, QWERTY, QWERTY क्वार्टी कीबोर्ड
लेआउट का नाम कहाँ से लिया गया है? निर्माता के नाम से, कीबोर्ड की पहली 6 कुंजियों के नाम से, यह एक रंग का नाम है या एक जानवर का नाम है? तो यहाँ पे आएगा कीबोर्ड की जो पहली 6 कुंजियां होती है ना भाई, उनका नाम होता है QWERT, है ना, ERTY। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न हमारा क्या है? जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है भाई? जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है जो स्थान का पता लगाने में मदद करता है? ठीक है, सवाल आएगा स्थान का पता लगाने में मदद कौन करता है? जीपीएस करता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? ग्लोबल परमानेंट सिस्टम, गवर्नमेंट पोजिशनिंग सिस्टम, या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या जनरल प्रोटोकॉल सिस्टम? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जीपीएस का पूरा नाम क्या होगा भाई? क्या होगा जीपीएस का पूरा नाम? दोस्तों जीपीएस का पूरा नाम होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इज राइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का पूरा नाम होगा। तो उम्मीद करता हूँ जीपीएस का पूरा नाम आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, ठीक है। और ये क्या काम आता है? स्थान का पता लगाने में मदद करता है। कौन करता है? जीपीएस करता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। 31 में है दोस्तों, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स का एक उदाहरण है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स का एक उदाहरण है। अमेजन से लैपटॉप खरीदना, OLX पर पुरानी बाइक बेचना, सरकार को टैक्स देना, या दो कंपनियों के बीच व्यापार करना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो ई कॉमर्स का एक उदाहरण मतलब ई कॉमर्स क्या होता है? पहली बात तो ये समझना, ये जानना जरूरी है। ई कॉमर्स मतलब होता है कि ऑनलाइन खरीदारी करना या बेचना, कोई चीज़ को, प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है, अमेजन आती है उसमें सबसे नंबर 1 पे, फ्लिपकार्ट भी आती है, मीशो भी आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजन हम बात कर सकते हैं, अमेजन से लैपटॉप खरीदना, ए ऑप्शन इज राइट। तो 31 में आएगा अमेजन से लैपटॉप खरीदना, या फ्लिपकार्ट से खरीदना, या मीशो से खरीदना, सब क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स है। और बिजनेस टू कंज्यूमर है, ठीक है, मतलब व्यापारी से कस्टमर तक, ओके। एक होता है B2B बिजनेस टू बिजनेस आएगा, देखो ध्यान से, इन कीवर्ड्स का आपको नाम पता होना चाहिए। B2C पता लग गया आपको। एक होता है B2B, क्या होता है दोस्तों? B2B होता है बिजनेस, ओके, बिजनेस, बिजनेस से आएगा इसमें, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस किस में आएगा भाई? बिजनेस टू बिजनेस किस में आएगा? बिजनेस टू बिजनेस आएगा दोस्तों यहाँ पे, एक मिनट, बिजनेस लिख देता हूँ यार, बिजनेस, ठीक है, व्यापार से व्यापार। तो यहाँ पे व्यापार से कस्टमर कौन आएगा दोस्तों? यहाँ पे अमेजन से लैपटॉप खरीदना, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे यूपीआई, जो अभी पूछा गया था पिछले एग्जाम में, यूपीआई का पूरा नाम, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके डिजिटल भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? यूपीआई जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके डिजिटल भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? केवल कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन ऐप जैसे कि भीम या गूगल पे या फोन पे, जो भी मानो आप, केवल डेबिट कार्ड, केवल चेक बुक? क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होने वाला है, वो होगा दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन ऐप, जैसे कि भीम ऐप हो गया या गूगल पे हो गया। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं 33 की ओर। 33 है दोस्तों यहाँ पे, कंप्यूटर की प्राथमिक भाषा कौन सी है जिसे वह सीधे समझ सकता है? इंग्लिश, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा, मशीनी लैंग्वेज जैसे कि बाइनरी 0 और 1, असेंबली लैंग्वेज, कौन सी है दोस्तों? जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक भाषा है दोस्तों, कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी कोड 0 और 1 की भाषा। सी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं 34 की और। 34 है हमारा दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण है। गूगल सर्च, MS वर्ड, फेसबुक, ट्विटर या इमित्रा? तो सोशल नेटवर्किंग कौन सी होती है दोस्तों? फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, है ना। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, ओके। तो दोस्तों ये 34 सवाल थे, और 35 में सवाल आपसे पूछ लेता हूँ एक, ठीक है। 35 में मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ओके, मुझे बताइएगा 1 GB में, 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? कितने
MB होते हैं? ये मुझे बताइएगा, एक कॉमन सवाल है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर देना, देखते हैं किस किस को इसका आंसर पता है। 1 GB में कितने MB होते हैं? जल्दी से बताइएगा मुझे। 35वें में क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। मैं सवाल दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए 1000 MB। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 1024 MB। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 500 MB। और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन यहाँ पे 1048 MB। बताइए दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है आपके लिए, 1 GB में कितने MB होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी आपको। अगर समझ में भी आई है, अच्छी भी लगी है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो इसको, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आपने क्लास को सब्सक्राइब कर रखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।